Hello learners, today I will discuss a very interesting topic, problem solving, समस्या समाधान. Nature and characteristics of problem solving. जीवन में समस्याएं आती रहती हैं. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में असंख्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान वह सफलता के साथ करता है और कभी-कभी समस्याओं से समझौता भी करना पड़ता है. साइकोलॉजी में ऐसी प्रोसेसेस का भी अध्ययन किया जाता है जिनमें प्राणी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में सही रिस्पॉन्स करके लक्ष्य तक पहुंचता है अथवा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है. थॉर्नडाइक 1911 का ट्रायल एंड एरर लर्निंग ऐसी ही समस्याओं से संबंधित है. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग है. मनुष्यों के समस्या समाधान व्यवहार का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वैज्ञानिक स्तर पर आरंभ किया गया. समस्या समाधान व्यवहार के प्रायोगिक अध्ययन में सर्वप्रथम किसी लक्ष्य को परिभाषित कर दिया जाता है. इसके बाद प्रयोज्य उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है ताकि वह समाधान की अंतिम अवस्था में परिणत कर दे. समस्या समाधान व्यवहार के स्वरूप एवं उसके स्वरूप को निरूपित करने के लिए आवश्यक है कि पहले समस्या के स्वरूप का विवेचन किया जाए. तो सबसे पहले समस्या का क्या स्वरूप है या समस्यात्मक स्थिति क्या होती है. नेचर ऑफ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सिचुएशन. समस्याओं को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है. अमूर्त स्तर पर समस्या को एक ऐसी बाधा माना जाता है जो व्यक्ति की तात्कालिक स्थिति और जिस स्थिति में वह होना चाहता है के मध्य स्थित है. जॉनसन 1972 के अनुसार जब व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित होता है परंतु प्रारंभिक प्रयासों में उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है तो इस अवस्था में व्यक्ति के लिए लक्ष्य पर पहुंचना एक समस्या होती है. बोर्न एवं अन्य 1977 ने समस्यात्मक स्थिति का निरूपण करते हुए लिखा है कि यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसके प्रारंभिक प्रयास असफल हो जाते हैं तथा उसे दो या दो से अधिक प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रभावशाली उद्दीपक संकेत प्राप्त होते हैं. मार्गरेट मैटलिन 1983 ने समस्या का विश्लेषण करते हुए इसके 3 पक्षों को प्रमुख बताया है. पहले पक्ष में समस्या अपनी मूलभूत स्थिति में उत्पन्न होती है, यह समस्या की प्रारंभिक अवस्था है. दूसरा पक्ष लक्ष्य स्थिति का है, ये समस्या के समाधान की अवस्था है. इन दो स्थितियों के बीच का पक्ष है नियम, जिसका उपयोग कर व्यक्ति मूलभूत स्थिति को लक्ष्य स्थिति में परिवर्तित कर लेता है. समस्या के स्वरूप के बाद समस्या समाधान की क्या विशेषताएं होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. आइजनेक 1972 एवं उनके साथियों के अनुसार समस्या समाधान वह प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिक या ज्ञानात्मक परिस्थितियों से प्रारंभ कर इच्छित लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षित है. समस्या समाधान व्यवहार का तात्पर्य व्यक्ति के उन प्रयत्नों से है जिनके माध्यम से वह समस्या की मूलभूत स्थिति को लक्ष्य स्थिति में सफलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए उपर्युक्त साधनों एवं तरीकों को पाने का व्यवहार करता है. इस प्रकार के व्यवहार की निश्चित विशेषताएं होती हैं. जॉनसन 1972 ने इनकी विशेषताओं को 6 प्रकार का बताया है. तो जॉनसन ने समस्या समाधान व्यवहार की 6 विशेषताएं बताई हैं. पहली विशेषता, समस्या समाधान की स्थिति में व्यक्ति के समस्त व्यवहार लक्ष्य की ओर
टारगेट की ओर उन्मुख होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं और उनमें कंटिन्यूटी या निरंतरता पाई जाती है। सेकंड, लक्ष्य प्राप्ति के बाद रिस्पॉन्सेस पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति पूर्णतः भिन्न प्रकार की रिस्पॉन्सेस करने लगता है। थर्ड, लक्ष्य प्राप्ति के पहले की जाने वाली अनुक्रियाओं में विविधता पाई जाती है, क्योंकि एक अनुक्रिया के असफल होने पर व्यक्ति दूसरी अनुक्रिया करता है। फोर्थ, भिन्न भिन्न किंतु एक ही प्रकार की समस्यात्मक स्थिति में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहारों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। फिफ्थ, तुलनीय जटिलता वाली अनुक्रिया के स्वरूपों के अधिगम में लगने वाले समय की तुलना में समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली अनुक्रिया के घटित होने में अधिक समय लगता है। सिक्स्थ, समस्या समाधान व्यवहार की अंतिम विशेषता यह है कि उद्दीपक संकेतों और प्रेक्षणीय अनुक्रियाओं के बीच मध्यस्थताकारी अनुक्रियाएं घटित होती है। ये अनुक्रियाएं एक प्रकार से अप्रकट या कोवर्ट क्रियाएं मानी जा सकती हैं। इनको प्रतीकात्मक मध्यवर्ती प्रक्रम भी कहते हैं। मैटलिन 1983 ने इस बात पर बल दिया है कि समस्या समाधान में कॉग्निटिव प्रोसेस एक्टिव होते हैं। समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति समस्या के विविध पक्षों को समझने का प्रयत्न करता है और उसका समाधान करने की योजना बनाता है। योजना को कार्यान्वित कर समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति कुछ निश्चित प्रकार के व्यपदेशों का उपयोग करता है। इसके बाद अब मैं डिस्कस करूंगी समस्या समाधान की सैद्धांतिक व्याख्या या सिद्धांत। इस संदर्भ में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। पहला सिद्धांत है व्यवहारवादी व्याख्या या सिद्धांत, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार की व्याख्या, रिस्पॉन्स हायरार्की, इम्प्लिसिट ट्रायल एंड एरर, मीडिएटेड जनरलाइजेशन और अनुक्रिया खंड समन्वय के पदों में करता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे समस्या समाधान की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए व्यवहारवादी व्याख्या या सिद्धांत। व्यवहारवादी व्याख्या में पहला पद आता है अनुक्रिया पदानुक्रम, रिस्पॉन्स हायरार्की। समस्या समाधान की व्यवहारवादी या साइचर-परक व्याख्या में सबसे पहले अनुक्रिया पदानुक्रम या रिस्पॉन्स हायरार्की के क्रियातंत्र की उद्भावना की गई है। इस रिस्पॉन्स हायरार्की का तात्पर्य क्या है? रिस्पॉन्स हायरार्की का तात्पर्य यह है कि एक ही स्टिमुलस स्थिति के साथ प्राणी की अनेक रिस्पॉन्सेस कंडीशनड होती है। किसी रिस्पॉन्स का एसोसिएशन प्रबल होता है और किसी का एसोसिएशन कम प्रबल होता है। इसलिए इन्हें पदानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित माना जाता है। कभी-कभी इन्हें हैबिट फैमिली हायरार्की के नाम से भी जाना जाता है। अनुक्रिया पदानुक्रम की वैधता के साथ समस्या समाधान पे किए गए सभी प्रयोगों से प्राप्त होते हैं। थॉर्नडाइक की बिल्ली अनेक प्रकार की रिस्पॉन्सेस करती है। कोहलर का बनमानुस भी अनेक प्रकार की रिस्पॉन्सेस करता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि स्टिमुलस से संबंधित वे रिस्पॉन्सेस समस्या समाधान के समय शीघ्र उत्पन्न होती है जिनका उद्दीपक स्थिति के साथ प्रबल साइचर रहा है। वर्च 1945 ने बनमानुस के 6 बच्चों पर एक प्रयोग किया। समस्या के रूप में केले को डंडे की सहायता से पास खींचना था। यह पाया गया कि केवल एक बच्चा जोगो ही समस्या का उचित समाधान कर सका।
अन्य बच्चों में डंडे के साथ खेलने का अनुभव न होने के कारण डंडे से केले को पास खींच लेने की रिस्पॉन्स घटित नहीं हुई। इस प्रारंभिक परीक्षण के बाद इन बच्चों के कटघरे में डंडे रख दिए गए ताकि वे इनसे खेल सकें। प्रेक्षण के द्वारा ज्ञात हुआ कि 3 दिन में वे डंडे का उपयोग करने लगे। फिर उनका समस्या के साथ परीक्षण किया गया। इस बार सभी बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली क्योंकि डंडे से वस्तुओं को इधर उधर करने की रिस्पॉन्स आदत सबको पड़ गई थी। समस्या समाधान की व्यवहारवादी व्याख्या में दूसरा पद है इम्प्लीसिट ट्रायल एंड एरर, अप्रकट प्रयत्न तथा त्रुटि। किसी भी समस्यात्मक स्थिति में पशु प्रयोज्य अनेक प्रकार की इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्सेस प्रकट रूप से करते हैं, किंतु मानव प्रयोज्यों के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य ट्रायल और एरर की रिस्पॉन्सेस इम्प्लीसिट या अप्रकट ढंग से प्रतीकात्मक स्तर पर ही करता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रयोज्य के सामने यह समस्या है कि डिब्बे और टेप की सहायता से किस प्रकार दीवार पर मोमबत्ती लगाकर जलाए कि दीवार और फर्श पर जलती हुई मोमबत्ती का मोम न गिरे। सर्वप्रथम प्रयोज्य कल्पना और चिंतन के स्तर पर बहुत से उपाय सोचेगा और प्रत्येक उपाय की उपयोगिता जांच करेगा। उसे जो उपाय त्रुटिपूर्ण लगेगा उसको वह छोड़ देगा। फिर चिंतन करके अगला उपाय सोचेगा, यदि वह भी उसे त्रुटिपूर्ण लगा तो उसे छोड़ देगा। इस प्रकार अप्रकट प्रश्न तथा त्रुटि के आधार पर समस्या का समाधान करेगा। तीसरा क्रियातंत्र व्यवहारवादी व्याख्या का आता है मध्यस्थताकारी सामान्यीकरण। ये तीसरा क्रियातंत्र है जिसके माध्यम से व्यवहारवादी समस्या समाधान की व्याख्या करते हैं। मध्यस्थताकारी सामान्यीकरण एक प्रत्यक्ष परक प्रक्रम है या एक परसेप्चुअल प्रोसेस है। अनेक उद्दीपक भौतिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कुछ मात्रा में समान प्रत्यक्षीकृत होते हैं। जैसे केला, अंगूर और सेब आकृति और स्वाद में भिन्न होते हुए भी फल के रूप में प्रत्यक्षीकृत होते हैं। समस्या समाधान व्यवहार में मध्यस्थ सामान्यीकरण को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कमरे में रस्सी, क्लैंप, लोहे की छड़, चाकू इत्यादि की सहायता से पेंडुलम का निर्माण करना है। प्रयोज्य के समक्ष अप्रकट रूप से पेंडुलम के घटित होते ही कई मध्यस्थित प्रतिक्रियाएं उद्दीप्त हो जाती हैं। जैसे प्रतीकात्मक रूप में पेंडुलम का मस्तिष्क में प्रतिनिधित्व एक ऐसी वस्तु के रूप में होता है जिसका निचला सिरा भारी है और जो दाएं बाएं हिलता है। हिलना भी प्रतीकात्मक अनुक्रिया रस्सी के हिलने की मध्य स्थित अनुक्रिया कर देती है। हिलने की प्रतीकात्मक अनुक्रिया रस्सी के हिलने की मध्य स्थित अनुक्रिया कर देती है। भारी से क्लैंप की मध्य स्थित अनुक्रिया उद्दीप्त होती है। इस प्रकार व्यक्ति शब्दार्थ विषयक जनरलाइजेशन के आधार पर रस्सी के सिरे में क्लैंप बांधकर पेंडुलम की समस्या के हल की ओर अग्रसर होता है। यह क्रिया मध्य स्थित सामान्यीकरण है। नेक्स्ट क्रियातंत्र व्यवहार खंडों का समन्वय। इस क्रियातंत्र में यह बताया गया है कि प्रयोज्य समस्या का समाधान विभिन्न रिस्पॉन्सेस को समन्वित करके भी करता है। प्रश्न यह उठता है कि जो प्रयोज्य इस मैकेनिज्म के आधार पर समस्या समाधान करते हैं तो उनके लिए समस्या क्यों उत्पन्न होती है। समस्या उत्पन्न होने के कारण यही प्रतीत होता है कि जिन व्यवहार खंडों के समन्वय की सहायता से प्रयोज्य समस्या समाधान कर रहा है, ऐसे व्यवहार खंडों का समन्वय पहले कभी नहीं हुआ है। हल और आस्गुट 1953 ने मैकेनिज्म की व्याख्या मीडिएटिंग एसोसिएटिव मैकेनिज्म के आधार पर की है।
बिहेवियरिस्ट ने समस्या समाधान को लर्निंग का जटिल रूप माना है और समस्या समाधान के व्यवहार की व्याख्या अधिगम के गोचरों, लर्निंग फिनोमिना और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के आधार पर प्रस्तुत की है। व्यवहारवादियों के अनुसार व्यक्ति जब किसी समस्यात्मक स्थिति में होता है तो वह अनेक रिस्पॉन्सेस करता है। जो रिस्पॉन्सेस गोल तक पहुंचाती है उनका एसोसिएशन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के स्टिमुलस क्यू के साथ स्थापित हो जाता है। अन्य रिस्पॉन्सेस विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बनमानुष दो डंडों को जोड़कर एक बड़ा डंडा बनाता है और उसकी सहायता से केले को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। स्पष्ट है, इस लक्ष्य प्राप्ति अथवा प्रबलन के कारण सभी क्रियाएं स्थितिजन्य उद्दीपकों के साथ कंडीशनड हो जाएंगी। प्रश्न उठता है कि बनमानुष को केले की प्राप्ति डंडे से पास खींचने की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। अतः दोनों छोटे डंडों को हाथों में लेकर उन्हें जोड़ने की क्रिया का अनुबंधन कैसे होता है? हल 1955 का कहना है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में प्रारंभ से ही इन सभी स्टिमुलस क्यूज जिनके प्रति अनुक्रिया करने से प्रबलन की या रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति होती है का अनुबंधन प्रत्याशित आंशिक लक्ष्य प्रतिक्रिया के साथ हो जाता है। मायर, कैंडलर और कैंडलर के प्रयोगों से व्यवहारवादी व्याख्या की पुष्टि हुई है। समस्या समाधान व्यवहार की व्याख्या करने में दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसका नाम उल्लेखनीय है वो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी व्याख्या। इसको संज्ञानपरक या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानपरक आगम या कॉग्निटिव अप्रोच या गेस्टाल्टवादी अप्रोच के अंतर्गत समस्या समाधान को बिल्कुल भिन्न तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कोहलर के इनसाइट थ्योरी द्वारा सीखने की क्रिया को प्रॉब्लम सॉल्विंग माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचने का व्यवहार करने के लिए व्यक्ति स्थिति का प्रत्यक्षीकरण ठीक से अथवा सही रूप से नहीं कर पाता। स्थिति का सही प्रत्यक्षीकरण कर लेना ही समस्या समाधान है। समस्यात्मक स्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को गेस्टाल्टवादी इनसाइट या अंतर्दृष्टि की संज्ञा देते हैं। अंतर्दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? इसकी व्याख्या गेस्टाल्टवादियों ने लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनर्गठन जैसे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से प्रस्तुत की है। गेस्टाल्टवादी एक्सप्लेनेशन के प्रारूप को हम निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, व्यक्ति के लिए समस्या की उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पाता है और इस बाधा के कारण उसमें तनाव का विकास होता है। थॉर्नडाइक की बिल्ली पेटी की दीवार को बाधा के रूप में पाती है। बनमानुष का हाथ केले तक नहीं पहुंच पाता है और केले की दूरी एक बाधा है। तनाव के कारण व्यक्ति स्थिति का प्रत्यक्ष परक संगठन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन करता है और यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि स्थिति का परसेप्शन ऐसा नहीं हो जाता जिनमें लक्ष्य तक पहुंचने का पथ स्पष्ट हो जाए। लक्ष्य तक पहुंचने का पथ स्पष्ट होने का प्रत्यक्षीकरण ही अंतर्दृष्टि है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार इंसाइट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी तनाव के मध्यम श्रेणी का होने पर और व्यक्ति द्वारा समस्यात्मक स्थिति में अपनी स्थिति को बदलते रहने की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। यदि बनमानुष को कम भूख है और उसे केले की बहुत कम आवश्यकता है, तब अंतर्दृष्टि की उत्पत्ति की संभावना कम होगी। बहुत अधिक तनाव होने पर व्यक्ति अतिशय रूप से अधिक सक्रिय हो जाता है।
और अंतर्दृष्टि के घटित होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी ओर प्रयोग जितने अधिक दृष्टिकोणों से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के परसेप्शन का प्रयास करेगा, इंसाइट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज, किसी समस्यात्मक स्थिति में अंतर्दृष्टि या इंसाइट का घटित होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्राणी किस प्रजाति का है, किस रेस का है। कोहलर के बनमानुष के लिए एक स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल रखकर समस्या का समाधान असंभव था, किंतु मनुष्य के लिए बहुत सरल है। थॉर्नडाइक की बिल्ली जो कार्य कठिनाई से कर सकी, उसे बनमानुष बड़ी सरलता से कर लेगा। अब अंतर्दृष्टि की क्या विशेषताएं होती है, इंसाइट की कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है। समस्यात्मक स्थिति में व्यक्ति अचानक समाधान खोज लेता है। इंसाइट व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत सर्वथा नवीन परिस्थिति में उत्पन्न होती है। पहली विशेषता क्या बताई इंसाइट की, कि इंसाइट अचानक उत्पन्न होती है। दूसरी विशेषता, इंसाइट व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत सर्वथा न्यू सिचुएशन में उत्पन्न होती है। तीसरी विशेषता, अंतर्दृष्टि सूचक व्यवहार समस्या का समाधान करता है और बड़ी सहजता से संपादित होता है। फोर्थ, इसकी इंसाइट की अंतिम विशेषता बताई गई है कि अंतर्दृष्टि अनुक्रिया की कड़ी में वह पॉइंट है जहां से व्यक्ति सरलता, सहजता और बिना संशय के लक्ष्य प्राप्त करने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि को समस्या समाधान का प्रमुख क्रियातंत्र मानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।